मानव संस्कार अनुषंगी है और संस्कार की पूरी प्रक्रिया परिवार में, शिक्षा संस्थाओं में और समाज से होती है। शिक्षा संस्थाओं की एक प्रमुख भूमिका है। मैं आदरणीय अशोक गोपाला जी भाई जी को निमंत्रित करता हूं, वो पधारे, और उनके साथ पूरी संयोजन समिति को भी निमंत्रित करता हूं। समिति में श्याम भाई जी, शालू दीदी जी, योगेश भाई जी, उद्धव भाई जी और रूपाली दीदी जी। ये पूरी समिति तार्किक और तात्विक बाबतों को छू करके सभी आयामों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगी। मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार, अवधारणा, ये संस्कार के जो पूरे के पूरे पहलू है, उनके ऊपर ये गोष्ठियाँ होगी। परम आदरणीय अशोक गोपाला भाई जी। इस बार का जो सम्मेलन है उसमें दर्शन की रोशनी में जो जीने के स्वरूप है, ये हम थीम लेके चलें, है ना। कल परिवारों में या परिवार समूह में ये जीने के स्वरूप पे चर्चा हो, जिसकी जो आधार बिंदु है न्याय, उस पे सुबह मन चर्चा हो। आज का जो दिन है इसमें शिक्षा में होने वाले जो प्रयास हैं, प्रयोग हैं, इस पे हमारी बातचीत रहेगी, प्रस्तुतियाँ रहेंगी। और इसके मूल में शिक्षा संस्कार से अवधारणा जो बनती है, इसको आधार बिंदु मान के इस पे आज हम मन चर्चा करेंगे। ठीक है। हमारी जो टीम है ना, इसमें हमारे जो साथी हैं, इसमें मेरी बाईं तरफ बैठे हैं योगेश भैया, योगेश उपाध्याय जी, जो अहमदाबाद से हैं, है ना। इनका अपना एक छोटा सा व्यवसाय है, उसको करते हुए विद्या में जुड़े हैं 2012 से, है ना। वहाँ पे परिचय शिविरों और अध्ययन शिविर के क्रम से गुजर के आज आप शिविरों को भी लेते हैं, है ना, और गुजरात में, अहमदाबाद में होने वाली गोष्ठियों में भी भागीदारी करते हैं। उनके साथ बैठी हैं शालू दीदी। शालू दीदी से तो अधिकतर लोग परिचित ही हैं, रायपुर में हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय, उसमें उनकी एक प्रमुख भूमिका है ना। दीदी शिविरों को भी लेती हैं और बनारस से तो उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, और बीएचयू में आके उन्होंने काफ़ी शिविर लिए। ठीक है। उनके साथ बैठे हैं श्याम भैया। श्याम भैया अपने 2004 में बीटेक करते हुए जीवन विद्या के संपर्क में आए, है ना। कानपुर में, आईआईटी कानपुर में पढ़ते थे और अब कानपुर संस्थान के अंदर एक प्रमुख भूमिका में। ठीक है। उनके साथ बैठी हैं रूपाली दीदी। रूपाली दीदी पुणे से हैं। 2012 में जीवन विद्या शिविरों से जुड़ी हैं, अध्ययन किया है और पुणे में होने वाली जीवन विद्या परिवार की जो गतिविधियां उसमें भागीदार रही, है ना। उनके साथ होने वाले थे उद्धव भैया, लेकिन कल रात से ही उद्धव भैया की बिटिया की तबीयत थोड़ी खराब है, तो वो उनके देखभाल में लगे हुए हैं। हो सकता है वो आ पाएँ, हो सकता है ना आ पाएँ, लेकिन हम तो अपना कार्यक्रम चालू रखें। ठीक। बड़ी तो इस मन चर्चा को हम लोगों ने कि शिक्षा संस्कार की परिणति के रूप में अवधारणा, तो अवधारणा क्या है, अवधारणा शिक्षा संस्कार से कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया के मूल में जो संबंध है, गुरु शिष्य संबंध, उसकी क्या भूमिका है और इसका लोकव्यापीकरण कैसे होगा, इस रूप में इसको हम यहाँ पे रखने वाले। ठीक है। इसके अंदर सर्वप्रथम योगेश भैया अवधारणा के ऊपर अपनी प्रस्तुति देंगे। योगेश भैया। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए, आवाज पहुंच रही है सभी को?
श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए उपस्थित सभी को नमस्कार। मित्रों, शिक्षा संस्कार से अवधारणा बनने पर मुझे बात करनी है। वैसे तो मेरा मुख्य बिंदु है, जिस बिंदु पर मुझे बात करनी है अवधारणा पे, लेकिन वो शिक्षा संस्कार के परिप्रेक्ष्य में करना है, इसलिए शिक्षा संस्कार को भी मैं थोड़ा बहुत रखता हूँ। मित्रों, मानव की मूल चाहत निरंतर सुख है और इस मूल चाहत को हमने मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व और जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में पहचाना है। ये दोनों ही मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य अन्योन्याश्रित है। इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के अर्थ में समाज में 5 आयामी योजना। बंद हो गया क्या? पहुंच रही आवाज? हाँ। इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के अर्थ में समाज में 5 आयामी योजना का अमलीकरण होना अनिवार्य है ना? इन 5 योजनाओं का मैं नाम बताऊं तो एक तो है शिक्षा संस्कार योजना, उत्पादन कार्य योजना, स्वास्थ्य संयम योजना, न्याय सुरक्षा योजना और विनिमय कोष योजना। इन 5 योजनाओं की सफलता पर मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य की सफलता का आधार है और इन 5 योजनाओं की सफलता का आधार शिक्षा संस्कार योजना की सफलता पर है। शिक्षा संस्कार योजना ही इन 5 योजनाओं का आधार स्तंभ है। तो मतलब जो है शिक्षा संस्कार योजना क्या है उसका मैंने थोड़ा पृष्ठभूमि रखा है ना। अब जो है शिक्षा संस्कार योजना पे थोड़ी बात करें है ना। तो शिक्षा संस्कार 2 शब्द है, शिक्षा और संस्कार है ना। तो अब शिक्षा किसको कहते हैं, वस्तु रूप में शिक्षा क्या है, उसको अगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में रखूं तो 4 स्तर की व्यवस्था, अस्तित्व में 4 स्तर की व्यवस्था, यानी कि व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रकृति के स्तर पर जो 4 स्तर पर व्यवस्था है उनको समझकर, उनको समझने की जो प्रक्रिया पद्धति है उस पद्धति का नाम शिक्षा है ना। दूसरी भाषा में कहे तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझने की प्रक्रिया पद्धति का नाम शिक्षा है। और संस्कार क्या है, तो इन 4 स्तर की व्यवस्था को समझकर उसमें जीने की योग्यता पा लेना ही संस्कार है। ठीक है। संस्कार है शिक्षा का फलन, संस्कार शिक्षा का फलन है ना। एक दूसरे उदाहरण से बताऊं तो जैसे किसी एक व्यक्ति में समझ है, संस्कार है, वो किसी विधि से दूसरे में पहुंच जाए, वो विधि का नाम शिक्षा है और जो चीज पहुंचती है उसका नाम संस्कार है ना। तो शिक्षा संस्कार पे इतनी बात कह के मैं अब जो है अवधारणा पे आता हूं। मित्रों, अवधारणा मानी क्या? तो अवधारणा मानी शिक्षा प्रक्रिया से प्राप्त निश्चयात्मक स्वीकृतियां ही अवधारणा है। शिक्षा संस्कार से प्राप्त निश्चयात्मक स्वीकृतियां और उसके अनुरूप जीने का प्रयास, वही जो है अवधारणा है। दूसरे शब्दों में कहे तो अनुमान शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अनुमान मानी अनुभव के अर्थ में मानना, तो परिपुष्ट अनुमान मानी अवधारणा। दूसरे शब्दों में कहे तो अवधारणा को अगर दूसरे शब्दों में रखे तो परिपुष्ट अनुमान या तो अनुमान की पराकाष्ठा ही अवधारणा है। एक और तरीके से अवधारणा को रखूं तो शिक्षा प्रक्रिया के दौरान बुद्धि में होने वाले बोध को ही अवधारणा कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अवधारणा को वस्तु रूप में रखने का मैंने प्रयास किया है। अब जो है किन किन निश्चित बिंदुओं पर अवधारणा बनना है शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, है ना, उसको मैं रखता हूं। तो सबसे पहला बिंदु है अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है ये, इसकी अवधारणा बनना सबसे पहला है ना। अवधारणा का जो बिंदु है जो हमें बनना है शिक्षा के माध्यम से, वो है अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में समझ में आना। इसको मैं अगर संक्षिप्त में कहूँ तो व्यापक में संपृक्त प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट होना ही जो है सहअस्तित्व की अवधारणा बनना है। दूसरी अवधारणा की बात करूं, अवधारणा के दूसरे बिंदु की बात करूं
तो सह अस्तित्व में विकास क्रम स्पष्ट होना, उसको अगर मैं स्पष्ट करूं तो सह अस्तित्व में पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था क्यों और कैसे है, ये क्रम स्पष्ट होना, उसका प्रयोजन स्पष्ट होना ही जो है सह अस्तित्व में विकास क्रम की अवधारणा बनना है। सह अस्तित्व में विकास की अवधारणा, तीसरा बिंदु है सह अस्तित्व में विकास की अवधारणा बनना। सह अस्तित्व में विकास की अवधारणा बनना माने कि गठनशील परमाणु से गठनपूर्ण परमाणु की प्रक्रिया और गठनपूर्ण परमाणु समझ में आना, ये जो है सह अस्तित्व में विकास की अवधारणा बनना है। चौथा बिंदु है सह अस्तित्व में जागृति क्रम की अवधारणा बनना। मित्रों, आवाज ठीक से पहुंच रही है कि थोड़ा माइक आगे पीछे करना है? हाँ, ठीक है ना? अच्छा, सह अस्तित्व में जागृति क्रम की अवधारणा बनना। सह अस्तित्व में जागृति क्रम की अवधारणा बनना मानी जीव चेतना से मानव चेतना का क्रम स्पष्ट होना। यही जो है सह अस्तित्व में जागृति क्रम की अवधारणा स्पष्ट होना है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, पांचवा जो बिंदु है जिसकी जो है अवधारणा बनना है वो है सह अस्तित्व में जागृति की अवधारणा बनना। सह अस्तित्व में जागृति की अवधारणा बनना माने कि मानव चेतना से दिव्य चेतना का क्रम स्पष्ट होना, यह है सह अस्तित्व में जागृति की अवधारणा स्पष्ट होना। तो इन शिक्षा के माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि विद्यार्थी में इन 5 प्रकार की अवधारणा बन जाए, है ना? यही शिक्षा संस्कार का जो है इसी में सफलता है। अब जो है अवधारणा बनी है उसका प्रमाण क्या, किसी व्यक्ति में अवधारणा बनी है उसका प्रमाण क्या, तो अस्तित्व का संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट हो जाए, यही अवधारणा बनने का प्रमाण है। चारों अवस्थाओं के साथ अपने जीने का निश्चित स्वरूप स्पष्ट हो जाए, चारों अवस्थाओं के साथ अपना निश्चित आचरण स्पष्ट हो जाए, यही जो है हम में अवधारणा बनी है उसका प्रमाण है। एक और भाषा में कहे तो साक्षात्कार में पहचानी गई वस्तुओं के बारे में शंका मुक्त हो जाना ही अवधारणा है, अवधारणा का प्रमाण है। अब जब साक्षात्कार शब्द की बात निकली है तो साक्षात्कार शब्द को भी मैं थोड़ा रख लूं। मित्रों, ये संपूर्ण संसार है ना, दृश्य अदृश्य रूपात्मक अरूपात्मक रूप में प्रकट है। दृश्य संसार माने कि जो इंद्रियों की पकड़ में है, शरीर की पकड़ में है, उस संसार को हम दृश्य संसार कहते हैं। रूप गुण स्वभाव धर्म की सापेक्ष में अगर हम बताएं तो रूप और सम विषम गुण इंद्रियों की पकड़ में है, जिसको हम इंद्रिय गोचर कहते हैं, इंद्रिय गोचर कह सकते हैं। और जो है स्वभाव और धर्म ये इंद्रियों की पकड़ में नहीं है किंतु समझ की पकड़ में है, ज्ञान की पकड़ में है, ये इसको हम ज्ञान गोचर संसार कह सकते हैं। तो ज्ञान गोचर संसार पहचान में आना ही साक्षात्कार है। थोड़ा कनेक्ट कर लो। साक्षात्कार माने क्या? दूसरे शब्दों में कहे तो सह अस्तित्व में वस्तुओं का प्रयोजन स्पष्ट हो जाना ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्रम से होता है, क्रमिक प्रक्रिया है। क्रम से साक्षात्कार होकर बुद्धि में बोध के रूप में जमा होता है और अवधारणा बनता है। अवधारणा जो बनती है वो सह अस्तित्व के रूप में बनती है। अब वापस है ना, अच्छा, ये अवधारणा जो है मन वृत्ति चित्त में होने वाले भास आभास और प्रतीति से ज्यादा स्थिर वस्तु है। अब वापस हम जो है शिक्षा संस्कार से अवधारणा की बात पर आए तो शिक्षा संस्कार का कुल प्रयोजन विद्यार्थी में अवधारणा स्थापित होना है। अगर इतना हुआ तो शिक्षा सफल है, इतना इसी में शिक्षा की सार्थकता है, इसी में इसकी यथार्थता है। बस इतना कहकर मैं आगे की बात के लिए सालो दीदी को निमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।
सभी को नमस्ते। आवाज सभी को नमस्ते। जैसे कि भैया जी ने कहा, अवधारणा को इन्होंने कुछ स्पष्ट करने की प्रयास किया है। अवधारणा यानी स्वयं को समझ पाना, स्वयं के प्रयोजन को समझ पाना और स्वयं के साथ विश्वास के निरंतरता के साथ जी पाना। इसी कड़ी में संबंध को समझ पाना, संबंध के प्रयोजन को समझ पाना और संबंध के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाना, अस्तित्व को समझ पाना, शेष प्रकृति को समझ पाना और शेष प्रकृति के साथ जी पाना। अवधारणा का कुल विषय वस्तु ऐसा है, उसको समझ पाना, उसके प्रयोजन को समझ पाना और उसके साथ जी पाना। यहाँ से अगर बात को थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये सिर्फ मेरी आवश्यकता है या सारे व्यक्ति की आवश्यकता है? तो बहुत ही सामान्य तर्कपूर्वक यह समझ में आ जाता है कि यह मेरी आवश्यकता है, मेरी परिवार की आवश्यकता है, मेरे समाज की आवश्यकता है और धरती के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। वो ऐसा जीना ही चाहता है, स्वयं के साथ, संबंध के साथ और प्रकृति के साथ। यानी ऐसा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ऐसा जीना ये मानव लक्ष्य है। अभी तक मानव जाति के परंपरा को देखें तो मानव जाति ने यह निष्कर्ष निकाल ही चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए राइट टू एजुकेशन भी है भारतवर्ष में। हम ये मानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये जो बिंदु हमने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मानव ऐसा जीना चाहता है, प्रचलित शिक्षा में अगर ये बिंदु को हम समावेश कर देते हैं, संबंध को, मानव की आवश्यकता को, मानव की लक्ष्य को और समझदारी की सारी वस्तु को, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये मानव लक्ष्य तक पहुंचा पाता है। प्रचलित शिक्षा में अगर हम इन सारे बिंदु को एड्रेस कर पाते हैं तो अभी ये देखते हैं कि शिक्षा के अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के सारे आयाम के बारे में, तो विद्यार्थी, शिक्षा को देखें तो विद्यार्थी, अध्यापिका जिनमें माता पिता भी शामिल हैं, विषय वस्तु और शिक्षा की प्रक्रिया, ये चार की एक सूत्रता में ही शिक्षा सफल है। विद्यार्थी, अध्यापिका जिसमें माता पिता और गुरु, विषय वस्तु और देने की प्रक्रिया। शिक्षा संस्कार मानव में बाल्यावस्था में स्थापित होता है, उसके प्रति स्वीकृति होती है कि ऐसा समझना ही चाहिए, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, युवावस्था में वो दृढ़ होता है कि हाँ मैं ऐसा जी सकता हूँ, और आगे चलकर प्रौढ़ अवस्था में इसे प्रमाणित होता है। यानी हमारी शिक्षा की जो डिजाइन हो वो इस क्रम से हो कि विद्यार्थी का अर्हता को समझते हुए जैसे जैसे उसका उम्र का पड़ाव और अवस्था बदलता है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और युवावस्था, ये प्रत्येक अवस्था उसकी सफल हो, उसका प्रत्येक वर्ष सफल हो, उसका हर महीना सफल हो, उसकी हर क्लास सफल हो, उसका हर मिनट सफल हो, वो खुशहाली पूर्वक अपने हर एक मिनट सेकंड से पूरे शरीर यात्रा और मानव लक्ष्य तक पहुंच पाता हो, ये शिक्षा की विषय वस्तु है। हम विद्यार्थी को समझ पाते हैं, उसकी अर्हता को समझ पाते हैं, तो इस क्रम को सजा पाते हैं। मतलब मैं यहाँ से स्टेज से जो बात बोलना चाहती हूँ कि विषय वस्तु जितना महत्वपूर्ण है, वो क्रमिक रूप से पहुँचना उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की अर्हता, विद्यार्थी की आवश्यकता, उस सामयिक आवश्यकता और वो निरंतर आवश्यकता, ये दोनों को पूरा कर पाता हो, ऐसा शिक्षा की विषय वस्तु होना चाहिए, ऐसा लगता है। अगर इसमें हम विद्यार्थी की अर्हता को देखें, है ना, क्योंकि पढ़ने वाला तो विद्यार्थी ही है, तो मानव शिशु मूलतः जिज्ञासु होता है। वो सब कुछ को जानना चाहता है, वो अपने आप को जानना चाहता है, अपने संबंध को जानना चाहता है, अपने आसपास की वस्तुओं को जानना चाहता है, अपनी क्षमता को जानना चाहता है, चांद तारों को जानना चाहता है, वो सबको जानना चाहता है। अगर हमारी विषय वस्तु हम ऐसा सजा पाते हैं
तो ये जो मैं जानना चाहता हूँ, ये समय और शिक्षा के साथ मैं जान सकता हूँ। ईश्वर गति करे और शिक्षा संस्कार पूर्वक मैं जान गया हूँ, यहाँ पहुँच पाए, तो ये शिक्षा का विषय वस्तु सफल होगा। शिक्षा का विषय वस्तु मैं जानना चाहता हूँ, मैं जान सकता हूँ और मैं जान गया हूँ, इस क्रम को सजा पाता हूँ। जिज्ञासा के साथ मानव में जो एक और चाहत है, मूल चाहत, प्रत्येक मानव शिशु न्याय का याचक है। वो न्याय चाहता ही है। न्याय यानी संबंध में जो अपेक्षा है, उस उपयोगिता के साथ जी पाना और उभय तृप्ति पूर्वक जी पाना, उसका पूरा हो पाना। इसके लिए हम देखते हैं तो मानव शिशु जन्म से अपनी माता पिता के सबसे नज़दीक रहता है और धीरे धीरे गुरु के साथ और भाई बहन के साथ ये संबंध आगे बढ़ता है। तो शिक्षा में अगर हम माता पिता को उपकार को एड्रेस करते हुए जैसे जैसे उसका जीने का दायरा बढ़ता है, परिवार से विद्यालय आता है, कुटुंब में जाता है, समाज में जाता है, तो जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे संबंध क्या सिलेबस में हम उसमें जीने की योग्यता की ओर बढ़ा पाए, तो न्याय का याचक से वो न्याय के साथ जी पाए, ऐसा क्षमता को अर्जन कर पाता है। यानी हमारी शिक्षा की जो विषय वस्तु हो, संबंध में जीने की योग्यता को अर्जन कर पाए, ये क्रमिक रूप से हो, जैसा जैसा उसका दायरा बढ़ता है। जब छोटा रहता है माता पिता के साथ जीता है, जब बड़ा होता है पूरा मानव जाति के साथ जीता है, तो इस कड़ी को हम समाज सजा पाएँ कि माँ संबंध से शुरू करते हुए संबंध की फैलाओ, मानव जाति एक है, यहाँ तक हम पहुँचा पाए। प्रत्येक शिशु सही कार्य व्यवहार करना ही चाहता है, वो पूरा होना ही चाहता है, दूसरों को पूरा करना ही चाहता है। तो समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना और किए हुए को कराना, इसी को ही हमने पूरकता कहा। तो हमारी जो सिलेबस हो सहयोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने वाला हो। आज वो पेंसिल बॉक्स शेयर करे, कल वो बात शेयर करे, फिर स्किल शेयर करे, फल परिणाम में भागीदार करे और इस क्रम से बढ़ते हुए दूसरों को अपने जैसा बनने दे। तो सहयोग की सिलेबस में व्यवहार में वो सामाजिक हो पाए, व्यवसाय में वो स्वावलंबी हो पाए। सही कार्य व्यवहार की योग्यता जो उसकी चाहत है, इसको पहुंचाना कहाँ पर है? कार्य से व्यवसाय की स्वावलंबी की ओर जा पाए और व्यवहार से सामाजिक हो पाए। इस क्रम को अगर हम उस फ्रेम में हम सजा पाते हैं तो शिक्षा बहुत ही सहज हो जाता है। इसका तीसरा या अंतिम चरण में देखेंगे तो प्रत्येक मानव शिशु सत्य वक्ता है ना? प्रत्येक मानव शिशु सत्य वक्ता है या सत्य वक्ता हो पाए, उस पात्रता को वो अर्जन करना ही चाहता है। वो अपने माता पिता और गुरु जैसे जीते हैं, उस आचरण को अनुसरण करता है और उनकी कही गई बातों को अभ्यास द्वारा शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रयास करता है। तो हमारी जो शिक्षा की विषय वस्तु हो, ये क्या, कैसे, कितना के साथ, क्यों, उस प्रयोजन को भी स्पष्ट करता हो और घटना से नियम की ओर जा पाता हो, संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की ओर जा पाता हो। तो एक शिशु जो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है और सत्यबोध होने की पात्रता, सत्यबोध होने की जो चाहत है, तो शिक्षा की सफलता इसी में होगी कि वो न्याय का याचक से न्याय प्रदायिक क्षमता आ जाए। सही कार्य व्यवहार की जो इच्छुक है, वो सही कार्य व्यवहार का योग्यता संपन्न हो जाए और सत्यबोध होने की जो चाहत है, वो सत्यबोध होने की पात्रता से संपूर्ण हो जाए। तो एक शिशु का क्षमता, योग्यता और पात्रता, ये तीनों का पूर्ण विकास का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से मैं समझ सकता हूँ, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जी सकता हूँ, प्रत्येक संबंध में जी सकता हूँ, अपनी आवश्यकता पूरा कर सकता हूँ। ऐसा मैं नहीं,
ऐसा सभी कर सकते हैं, इसका नाम ही शिक्षा संस्कार है। सभी को धन्यवाद। नमस्ते। शुरू करें? ठीक है। आप सबों को मेरा प्रणाम। जागृति की तरफ गति करने के लिए, उन्नति की ओर गति करने के लिए जिन किन्हीं से भी सहयोग मिला हो, उन सबों के प्रति कृतज्ञता को अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अभी तक देखेंगे तो दो चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी है। एक तो अवधारणा क्या है, उसके संदर्भ में बात करी। अवधारणा के लिए शिक्षा संस्कार की क्या भूमिका है और शिक्षा संस्कार क्या है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बात करी। अब आगे हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि इस अवधारणा और शिक्षा संस्कार की स्पष्टता के साथ शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया क्या हो, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे। उसके संदर्भ में अगर एक बच्चे को देखने जाएं तो ये दिखता है कि अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन, अनुशासन से होते हुए स्वानुशासन तक जाने की एक स्वाभाविक चाहत बच्चे में दिखाई देती है और एक स्वाभाविक प्रयास भी उसके लिए दिखाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो दो मुख्य स्टेज दिखाई देता है। एक स्टेज तो पहले 6, 7, 8 साल तक दिखाई देता है, जहाँ पर बच्चा अपने अभिभावक को, अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को सही मानता है। उनको सही मान करके जैसा आचरण वो कर रहे होते हैं वैसे आचरण को ही सीखने की कोशिश करता है, उन्हीं को कॉपी करता है। इस प्रक्रिया में देखेंगे तो उपलब्धि क्या होती है, तो मेरे समझ में उपलब्धि ये होती है कि अनजाने में ही बच्चा बहुत सारे वैसे संस्कारों को सीख लेता है जो मानवीयतापूर्वक जीने के लिए ज़रूरी है, जो व्यवस्थापूर्वक जीने के लिए ज़रूरी है। ये हो जाता है उसमें। अगर ये प्रक्रिया ठीक से नहीं होती है तो अनजाने में उसमें बहुत सारा ऐसा कचरा जमा हो जाता है जिसको साफ करने में ज़िंदगी का बहुत सारा समय गुजर जाता है। तो ये प्रक्रिया के रूप में पहले स्टेज में दिखाई देता है। इसमें अगर हम लोग अपनी जगह से देखें तो ये दिखता है कि हम अपने आचरण को जितना सटीक कर पाएंगे, अपने अभिव्यक्ति को जितना सटीक कर पाएंगे, बच्चों के लिए उतना अनुकूल वातावरण मिलेगा जहां उनके सीखने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी और वो सही संस्कार को ही सीख पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, वो उनमें स्थापित हो पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो प्रधान रूप से व्यवहारिक शिक्षा है कि व्यवहार के संदर्भ में उनकी पकड़ ठीक बन जाए और वो उन चीज़ों में जीने के योग्य हो जाए। इस रूप में इसकी प्रधानता दिखाई देती है। इस क्रम से गुजरते हुए 7-8 सालों में एक स्टेज आने लगता है जब बच्चा क्यों से संदर्भित प्रश्न पूछने लगता है। ऐसा क्यों करें हम, ठीक है, ऐसा ही क्यों करें, अन्यथा क्यों नहीं करें, ये करने से क्या होगा, अन्यथा करने से क्या होगा। ये जो तर्क क्षमता है ये एक जगह पर बच्चे में दिखता है कि विकसित होने लगी है और ये उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने लगता है। अब वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है कि माता पिता कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, शिक्षक कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। मेरी समझ में ये जो दूसरा भाग है, यहाँ पर बहुत ठीक से उनको गाइड करने की ज़रूरत की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि उनको गाइडेंस प्रॉपर मिल सके। इस प्रक्रिया में देखेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये लगता है कि शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया ही यही है कि हम बड़ों के पास संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में जो कुछ भी है, हम उनको अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। तो पूरे अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं, अवधारणा के जो कुल बिंदु हैं, अस्तित्व की वास्तविकताओं का जो विवरण है, उस विवरण को हम बच्चों तक पहुंचा सकें। तो एक पहला भाग तो ये दिखता है कि सूचना के रूप में अस्तित्व की वास्तविकताओं का जो विवरण है वो बच्चों तक आए। इसकी उपलब्धि क्या होती है उसको अगर देखेंगे तो वैचारिक स्पष्टता होती है, विचार में क्लैरिटी होती है। इस क्लैरिटी में देखेंगे क्या क्या बिंदु हैं। तो पहला बिंदु ये दिखाई देता है कि तर्क हमारा संतुष्ट हो पाता है, कि तर्क का संतुष्ट होना ये एक उपलब्धि के रूप में दिखाई देता है। उसी तरह से अस्तित्व की जो कुल वास्तविकताएं हैं उनके बीच का इंटरकनेक्टेडनेस क्या है, अंतर संबंध क्या है, वो हमको दिखाई देता है। इसी तरह से धीरे धीरे देखेंगे तो शब्द के रूप में जो बातें हम तक आती हैं उनका आशय क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं उससे, उसका अर्थ क्या है, आशय क्या है, इसके बारे में एक क्लैरिटी बननी शुरू होती है।
और इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम उपलब्धि देखेंगे तो पूरे अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट हमारे विचार में, हमारी कल्पनाशीलता में स्थिर हो पाता है, स्थित हो पाता है, जहां हमको पूरे अस्तित्व के बारे में एक वैचारिक स्पष्टता है। वहां पर अब हमको कोई अंतर्विरोध और उलझन नहीं है। ये स्टेप क्यों जरूरी है, इसको अगर देखने जाएंगे तो ये दिखता है कि पूरी इस स्पष्टता के साथ ही हमारी कल्पनाशीलता के स्थिर होने में सहयोग मिलता है। अगर उसमें कहीं भी उलझन हो, अंतर्द्वंद हो, तो वो हमारे मानस को कहीं ना कहीं इंगेज और ब्लॉक करके रखता है और हमको पूरी निष्ठा से इसमें लगने नहीं देता है, जीने नहीं देता है, प्रयास करने नहीं देता है। तो एक मुख्य भाग मुझे ये दिखता कि पूरे अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट हमारे मानस में, हमारी कल्पनाशीलता में खिंच जाए, जहाँ उन सारी बातों का एक इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई देता है, पूरी बातें एक तर्कसंगत हमको दिखाई देती है। तो पहला भाग तो मुझे इस अध्ययन का, इस शिक्षा संस्कार का ये लगता है। दूसरा भाग ये लगता है कि एक बार ये पूरी चीज़ें स्थिर हो गई, वो दिखने लगी हमको, पूरा ब्लूप्रिंट हमको क्लियर हो गया, तो फिर हमारी कल्पनाशीलता उसके अर्थ में संयत होने लगे। यानी हमारी जो भी अंदर मानस हमारा चल रहा है, हमारी इच्छा विचार आशा में जो कुछ भी चल रहा है, वो उसके अर्थ में चलने लगे। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास हमको दिखाई देता है कि उसके अर्थ में हमारी कल्पनाशीलता स्थिर होने लगे, या सामान्य शब्दों में उसको कहें तो हमारा ध्यान वास्तविकताओं के ऊपर टिकने लगे। इस टिकने के आधार पर ही आगे वस्तु को और समझने का या दिखने का काम हो सकता है, क्योंकि जिस वस्तु पर हम ध्यान देंगे क्लैरिटी उसी की बनेगी, स्पष्टता उसी की बनेगी। तो वास्तविकताओं के ऊपर हमारा ध्यान स्थिर होने लगे, ये दूसरा मुद्दा है। ये ध्यान स्थिर होने से क्या होता है उसको अगर देखेंगे तो ये दिखता है कि हमारी कल्पनाशीलता, हमारी इच्छा, हमारी विचार, हमारी आशा, हमारा जो मानस चल रहा होता है, उसमें एक संगीतमयता बनने लगती है, उसमें एक सूत्रता स्थापित होने लगती है। हमारे अंदर के जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें एक संगीतमयता की वातावरण बनने लगता है, जिसकी तृप्ति हमको अपने में दिखाई देती है। उसको सुख नाम दे, शांति नाम दे, जो भी सामान्य भाषा में हम कहें, बट मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर एक संगीतमयता की स्थिति बनती है, उसकी तृप्ति हमको महसूस होती है। ये एक मुख्य इंडिकेटर है इस बात का कि मैं सही की तरफ गति कर रहा हूँ, क्योंकि स्वयं में सुख उससे सुनिश्चित होना शुरू होता है। और अब तक तो हम लोग इन सब बातों को बहुत चर्चा कर ही चुके हैं कि वास्तविकताओं को समझने के आधार पर ही, उनके ज्ञान के आधार पर ही मूलतः सुख है, सुख की निरंतरता है। अन्यथा में सुख का भास आभास हो सकता, सुख तो नहीं है वस्तुतः, उसकी निरंतरता तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया शुरू होती कि स्वयं में सुख हमको दिखने लगता है। और मैं इसको एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप इसलिए मानता हूँ क्योंकि मानव सुख धर्मी है ही, समस्त प्रयास उसका सुख के लिए ही है। तो जैसे जैसे हमको ये दिखने लगता है कि इस बात को समझना और ऐसा जीना मेरे सुख के अर्थ में है, हमारा सेल्फ मोटिवेशन बनता है फर्दर इसमें अपने को लगाने का। तो ये आवश्यक है। अदरवाइज बहुत बार ये कठिनाई होती है कि हमको लगता है हम दूसरों के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब स्वयं का सुख ये दिखने लगता है तो फिर हम सेल्फ मोटिवेटेड ढंग से उसमें लग पाते हैं, तो वो स्थिरता आती है। इसका अगला देखेंगे, चौथा स्टेप के रूप में ये दिखाई देता है कि जब हमारे में सुख की ये स्थिरता दिखने लगती है, ऐसा जीना मुझे अपने सुख का स्रोत दिखाई देने लगता है, तो हम अपने एक एक आचरण, एक एक व्यवहार, एक एक कार्य, एक एक जो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में हमारी अभिव्यक्ति है, उसको इस अर्थ में सजाने के प्रति हमारी निष्ठा बनती है, तत्परता बनती है, हम उसको करने लगते हैं। इस स्टेप की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरे मनुष्य को भी इसका आराम पहुंचना शुरू होता है, क्योंकि दूसरे मनुष्य की भी अपेक्षा तो यही है कि मैं उनके साथ मानवीय आचरण से जीऊँ, जो अस्तित्व सहज आचरण का स्वरूप है, जो अस्तित्व सहज संबंध का स्वरूप है, उसको ही अभिव्यक्त करूँ। तो जब मैं ऐसा जीता हूँ तो दूसरे मनुष्य को भी उसका आराम मिलता है, उसकी तृप्ति मिलती है। यहाँ से संबंध पूर्वक जीने की शुरुआत हो पाती है अगले मनुष्य के साथ, और उभय तृप्ति का एक मार्ग प्रशस्त होता है। इसको जितना आगे तक हम कर पाते हैं मनुष्य के साथ और मनुष्येतर प्रकृति के साथ, उतना हमारा संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने का फैलाव होता है, जो अंततोगत्वा अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था से जाकर के जुड़ता है। तो उस फैलाव को देखेंगे तो वह इस तरह से जुड़ता है। इस प्रक्रिया को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूँ कि मानवीय आचरण से जब हम जीते हैं तो अगले मनुष्य का हमारे प्रति एक स्वीकृति बनने का काम शुरू होता है। इस स्वीकृति के बनने के बाद ही हम उनको समझने के अर्थ में कुछ सहयोग करने का काम कर सकते हैं।
ये स्वीकृति बने बिना अगर समझने समझाने की बात को देखने जाएं तो उसमें मेरी समझ में आउटपुट कुछ नहीं निकलता। तो ये चौथा स्टेप हमको दिखाई देता। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए क्या होता उसको अगर देखेंगे तो वास्तविकताओं के प्रति हमारी स्पष्टता और बढ़ती जाती है, उनके प्रति दृढ़ता, उनके प्रति स्वीकृति का स्तर बढ़ता जाता है, उसकी गहराई बढ़ती जाती है। तो क्रम से अगर देखेंगे तो भास, आभास, प्रतीति से लेकर के अवधारणा तक को अगर देखें तो स्वीकृतियों के अलग अलग स्तर हैं, जिनकी स्थिरता क्रमशः बढ़ती जाती है, उनकी निश्चितता और निरंतरता बढ़ती जाती है, और वास्तविकताओं के प्रति जो उनका इंटरकनेक्टेडनेस है वो शार्पनेस बढ़ता जाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वास्तविकताओं की क्लैरिटी हमारी उतनी और सटीक होती जाती है। तो ये अवधारणा के क्रम के रूप में दिखाई देता है। और अंततोगत्वा देखेंगे तो अवधारणा की उपलब्धि यही है कि हम अनुभव प्रमाण पूर्वक जी सकें। अपने में ये उपलब्धि दिखाई देती है, परस्परता में ये उपलब्धि दिखाई देती है कि अंततोगत्वा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हमारे जीने का पूरा फैलाव विकसित हो पाए और धरती उस अर्थ में सज पाए। तो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो इस क्रम में दिखाई देता है। इसी को अगर बहुत थोड़े शब्दों में समराइज करने की कोशिश करें तो शब्द से हम कुछ बातों को इंगित कराने का अगले को प्रयास करते हैं या अगला हमारे लिए वो प्रयास करता है। उस शब्द से क्या बात कहना चाह रहे हैं, किस तरफ इंगित करना चाह रहे हैं, आशय क्या है, किस बात की ओर इशारा है, अस्तित्व की किस वास्तविकता को इंगित करने का प्रयास हो रहा है, उस तरफ हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाए और क्रम से वो स्पष्टता बढ़ते हुए अंततोगत्वा उस पूरे वस्तु की बारीकी हमको समझ में आ पाए। और उस बारीकी में देखेंगे तो जैसा पहले से सभी लोगों ने कहा है कि उसके क्यों और कैसे का उत्तर हमको मिल जाए, उसका प्रयोजन हमको स्पष्ट हो जाए। उसी को दूसरे अर्थों में कहें तो उस वस्तु का स्वभाव क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, ये हमको स्पष्ट हो जाए तो शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक की जो स्पष्टता है अंततोगत्वा देखेंगे तो यही शिक्षा संस्कार की उपलब्धि के रूप में दिखाई देता है। मुझे अपनी तरफ से इतनी बात कहनी थी। आगे नेक्स्ट इस कड़ी में देखेंगे तो ये बात करना चाह रहे हैं कि इस शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया में गुरु और शिष्य की भूमिका क्या है, उसमें गुरु का रोल क्या है, शिष्य की तरफ से क्या अपेक्षाएं हैं, उस बात को आगे रूपाली दीदी बात करेंगी। और जो बात मैंने पहले भी कही कि ये पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो एक संबंध पूर्वक होने वाली प्रक्रिया है, तो दीदी उस पर आगे विस्तार करेंगी। थैंक यू। आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी को नमन। जैसे शिक्षा संस्कार की इस चर्चा में अवधारणा और अवधारणा की प्रक्रिया को हमने सुना, उसी क्रम में कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए संबंध और ये परस्परता के अभ्यास को देखते हुए गुरु शिष्य संबंध और माता पिता संबंध भी उसमें एक कड़ी है, इसको थोड़ा देखेंगे। गुरु शिष्य या माता पिता प्रथम एक मानव है। मानव ज्ञानावस्था की इकाई है और ज्ञानावस्था की इकाई संस्कारानुषंगी है, जिससे परंपरा बनेगी। इसको अगर संबंध के स्वरूप में देखेंगे तो गुरु शिष्य संबंध ज्ञान परंपरा प्रधान शरीर परंपरा के अर्थ से है और माता पिता संबंध शरीर परंपरा प्रधान ज्ञान परंपरा के अर्थ से है। ये निश्चित संबंध है, इसीलिए अपेक्षा भी निश्चित है, इसमें जिम्मेदारी भी निश्चित है। गुरु शिष्य संबंध में गुरु को शिष्य से अपेक्षा है कि शिष्य समझदारी पूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक प्रमाणित हो और शिष्य को भी अपने से यही अपेक्षा है कि मैं समझदार बनूं और प्रमाणित हो। ये मूल्यमयता की बात है और बहुत भावपूर्ण है। जैसे गुरु शिष्य के प्रति ज्ञानार्जन के समय उसके प्रति जो भाव रहेगा वो वात्सल्य, ममता, प्रेम, उदारता के साथ, वैसे ही शिष्य जो है वो बहुत समर्पित होकर श्रद्धा, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता के अर्थ से उनके साथ प्रस्तुत होगा। वैसे ही माता पिता संबंध में देखते हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी अपने बालक के प्रति ममता और वात्सल्य पूर्वक पोषण और संरक्षण की होती है।
और बालक की अपेक्षा भी माता पिता से पोषण और संरक्षण की ही होती है। इस क्रम में अगर गुरु को देखते हैं तो गुरु एक प्रमाणित व्यक्ति जो बोध करा सकते हैं और पूर्णता की दृष्टि का उदय अपने में हो सकता है, ऐसे होते हैं। जो क्रम अनुसार समझने की आवश्यकता को तैयार करते हैं, पात्रता को विकसित करते हैं और उसके अनुसार वस्तु यानी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। तो ज्ञान किस बात का, अगर जैसे भैया ने कहा कि स्वयं के होने का ज्ञान, मतलब स्वयं के होने की स्पष्टता जिसको जीवन ज्ञान, परस्परता में मानव मानव संबंध की स्पष्टता का होना मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, और मानव और मानवेतर प्रकृति की स्पष्टता का होना अस्तित्व दर्शन ज्ञान। इसकी स्पष्टता आने से विवेक यानी लक्ष्य का स्पष्टता विद्यार्थी को होगा और इससे विज्ञान यानी एक दिशा का निर्धारण भी होगा। व्यवस्था और शिक्षा दोनों का अंतर संबंध है ही। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। इस दृष्टि से ही व्यवस्था जो है ही उसको हम देख पाएंगे और इसमें भागीदारी कर पाएंगे। जैसे विद्यालय में आज देखते हैं कि अगर गुरु से कुछ बात समझते हैं और परिवारों में इसको जीते हुए देखते हैं तो माता पिता या संबंधियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव आता है, और ऐसा जी सकते हैं इसकी आश्वस्ति आने पर गुरुजनों के प्रति या गुरु के प्रति भी कृतज्ञता और सम्मान का भाव आता है। माता पिता ही परिवार में प्रथम शिशु के गुरु हैं, और आज की स्थिति में जैसे विषय वस्तु की चर्चा यहाँ हो रही है वैसा वातावरण तो नहीं है। बहुत सारी जगह जहाँ इसकी चर्चा है वहाँ प्रयास तो है ही, पर जहाँ नहीं है वहाँ विद्यालय का वातावरण अलग है, परिवार का अलग है और समाज का अलग है। तो इसके लिए ऐसे विद्यालयों की, जैसे शालू दीदी ने बात रखी, ऐसे विद्यालयों की परिवारों में माता पिता या संबंधियों की जीने की, या समाज मोहल्ले में भी ऐसे ही एक विषय वस्तु की जो समान रूप में जीते हुए दिखे, ऐसे रहने की आवश्यकता तो है ही। तभी शिशु आत्मविश्वास पूर्वक इसके साथ जी पाएगा। इसीलिए ऐसे लगता है कि जैसे मैं सुखपूर्वक जीना चाहती हूँ वैसे ही हर मानव सुखधर्मी है, तो हर मानव सुखी होना चाहता है। जैसे इस विकल्प की मुझे आवश्यकता लगती है समझने की, वैसे हर मानव को भी ये समझने की आवश्यकता लगती है। इसीलिए लोक व्यापीकरण की आवश्यकता है, ऐसे ध्यान जाता है। और इसको और एक जैसे संबंध को अभी हम लोगों ने देखा तो मुझे एक बात ऐसे स्वयं में दिखाई दी। जैसे पहली बार मैंने इस सूचना को सुना तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, और मात्र कुछ सूचनाओं को जीने से जोड़ने के बाद उसका परिणाम या उपलब्धि वो बहुत गुना ज़्यादा थी। और सुनते हुए इस क्रम में मैंने बाबा जी को अपने साथ जुड़ते हुए स्वयं को देखा। सशरीर तो आज बाबा जी नहीं है, पर मैं इस बात को देख पाती हूँ कि हमको संकेत आएंगे या मार्गदर्शन आएगा और व्यवस्था की भाषाभास हमको होंगे, ऐसे लगता है। धन्यवाद। और लोक व्यापीकरण के इस क्रम में उद्धव भैया आगे इस बात को रखेंगे। उद्धव भैया के शुरू करने से पहले, भैया आए नहीं थे तो उनका परिचय रह गया था, है ना। तो उद्धव भैया अपने चंद्रपुर से हैं और जीवन विद्या के संपर्क में 2004-05 के आसपास आए। ये महाराष्ट्र में एक सरकारी शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और जीवन विद्या शिविरों को किया है, मतलब उनको कंडक्ट भी करते हैं। और वहाँ पे महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के अंदर SCRT के अंदर जीवन विद्या में कैसे आए उसमें भी अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। उद्धव भाई। ठीक है। परम श्रद्धेय बाबा जी को नमन करता हूँ और आप सभी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे विकास क्रम में जिन जिन लोगों का सहायता मिला है उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। तो आज का जो ये पूरा ज्ञान चर्चा का क्रम है वह है शिक्षा से अवधारणा की परिणति कैसे हो। तो उस क्रम में पहले भैया जी ने जो बात रखी कि अवधारणा का पूरा अर्थ क्या है, फिर उसके बाद शालू दीदी ने रखा कि अवधारणा की कक्षा में विषय वस्तु क्या है, फिर उसके बाद श्याम भैया ने रखा कि उस विषय वस्तु को
विद्यालयों में छोटे बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ में उसकी प्रक्रिया क्या हो, और फिर उसी क्रम में इस अवधारणा को बच्चों के साथ में पूरा करने के लिए गुरु शिष्य संबंध की सार्थकता क्या हो सकती है, इसके बारे में रूपाली दीदी जी ने रखा। और मुझे जो इसका एक कड़ी जोड़ने का अवसर मिला है वो ये है कि शिक्षा के माध्यम से जो हम अवधारणा का लोकव्यापीकरण करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि वस्तु इतनी सुंदर है, सर्वसंपन्न है, और मानवीयता आने का एकमात्र सोर्स जो है वो सहअस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन है, ऐसे अब तक तो दिखाई देता है। तो इसका लोकव्यापीकरण करने के क्रम क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मध्यस्थ दर्शन की 3 योजनाएं हैं, जिनमें जीवन विद्या योजना है जिसको हम लोक शिक्षा योजना कहते हैं, और उसी के माध्यम से हम सारे लोग जुड़े हैं सबसे पहले, और उसी के माध्यम से सारे लोग जुड़ते जाएंगे। उसके कड़ी में अगला एक योजना है शिक्षा का मानवीयकरण योजना, इसको हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना कहते हैं, जिसके माध्यम से हम विद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ तैयार कर रहे हैं। और तीसरी योजना जो है कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार हम कैसे जिएं परिवार में, तो इसके लिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना, ये 3 योजनाएं मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित की गई हैं। तो लोकव्यापीकरण करना है अवधारणा का, समझदारी का। तो मानव तो तृषित इसी के लिए है, समझ के जीने के लिए। समझ का मतलब ये है कि हम सुखपूर्वक जिए, अधिकाधिक सुख की ओर हम अग्रसर हों। वस्तुओं में जो सुख है, भौतिकता में जो सुख है वो क्षणिक है, और समझदारी, संबंध, मूल्य, इसमें जो सुख है वो दीर्घ परिणामी है। ये हमको स्पष्ट हुआ है, स्पष्ट होने के क्रम में है, इसलिए हम सारे एकत्रित हुए हैं। इसी क्रम में काफ़ी लोग हैं जो इसका प्रस्ताव सुन चुके हैं, पर वो अभी ये ठीक है कि नहीं है इसी के निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे, इसलिए बहुत लोग इस क्रम में कुछ हमसे पीछे दिखाई देते हैं और कुछ लोग हमसे भी आगे दिखाई देते हैं। तो सारा का सारा मामला निष्कर्ष का है। अवधारणा, समझदारी, कक्षाओं में, शिक्षा में, विद्यालयों में समझदारी, अवधारणा को बढ़ाने के लिए गुरु और अभिभावक, इनका प्रमाण पूर्वक जो आचरण है वही इसके लिए मूलभूत आधार है। हमारा जो आचरण ठीक रहेगा, प्रमाण की आधार पे रहेगा, तो उसी के आधार पर इसका लोकव्यापीकरण बहुत सरलता से हो पाएगा। तो इस क्रम में जो जो अभी तक हमारे सामने इसके कड़ी दिखती है उसमें है शुद्ध बुद्ध स्वरूप में जो स्कूल्स हमने शुरू किए हैं। तो उस क्रम में अभिभावक विद्यालय जो शुरू हुआ है रायपुर में, वहाँ पर पिछले 6-7 सालों से जो एक अच्छा वातावरण बना है, उसके माध्यम से सभी में आश्वस्ति हुई है कि यह काम हो सकता है। फिर उसी के आधार पर इंदौर में जो शुरू हुआ है, कल जैसे अजय भैया ने उसके बारे में बहुत कम वर्णन किया, पर उससे हमको समझ में आया है कि वहाँ पर भी इस प्रकार का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। और उसी क्रम में बुल्ढाना में पिछले 2-3 सालों से शुरू हुआ है, जो छोटे बच्चों के साथ में अभी काम है। तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप में एक काम यहाँ पे चल रहा है। फिर कुछ जगहों पे जो संभावना के रूप में हमने पहले देखा था कि एक विषय के रूप में, सभी जगह पे अभी उतने लोग इसको स्वीकृत नहीं कर पाएंगे, तो एक विषय के रूप में तो मूल्य शिक्षा का स्कोप हमेशा हर शिक्षा की प्रणाली में बना ही रहता है। तो उस प्रणाली को जोड़ने के लिए, उस खालीपन को भरने के लिए काफ़ी जगहों से हमको जो इन्विटेशन मिला है कि यहाँ पर आप अपना इनपुट दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम एक विषय के रूप में कई जगहों पे शुरू किया है। जैसे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक किताब जो लगातार वहाँ पर लोगों के संपर्क में हम उनको दे रखे हैं। फिर उसी क्रम में दिल्ली में DLED का जो एक कार्यक्रम है, DLED का जो कोर्स है, उसमें हम इस चीज़ को डालने का पूरा प्रयास किया है। उसके बारे में आगे विस्तृत रूप से दिल्ली के प्रतिभागी इसमें हम सबके सामने उस चर्चा को शेयर करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में जो हुआ है, तो महाराष्ट्र में पिछले 4-6 महीने में योगेश भैया के सतत सानिध्य से और उनके सतत मार्गदर्शन से कुछ हमने क्लासरूम्स में एक्टिविटीज़ किस रूप में प्रस्तुत कर सके छोटे बच्चों के साथ में। पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, पूरा दर्शन की सारी बात, पर छोटे छोटे जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, समाधान, फिर प्रेम, गौरवता, कृतज्ञता, सरलता, इन सारी चीज़ों को लेके
उनकी तात्विक परिभाषाएं, व्यवहारिक परिभाषाओं के साथ में भी इसको रखा मैनुअल में, टीचर्स मैनुअल में। और जो बोलचाल की भाषा में, अभी सारे शिक्षक तो इसको नहीं पकड़ पाएंगे, पर इसकी आवश्यकता तो है, इसलिए सरकार की ओर से जो इनविटेशन मिला है उसके अनुसार इसमें एक मॉड्यूल बनना शुरू हुआ है। तो टीचर्स के लिए मॉड्यूल बने हैं, टीचर्स को तैयार करने का काम भी शुरू हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने 1 वर्षीय अध्ययन सत्र कर रखा है, महाराष्ट्र में भी कर रखा है, दिल्ली में भी शुरू हुआ है, देश भर में सामाजिक स्तर से भी इसमें ये काम शुरू हो चुका है। फिर कुछ जगहों पे हमको जहाँ जहाँ पर इसके इंटरवेंशंस होंगे, जहाँ जहाँ पर इसके कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वहाँ पर हमको भी अपनी तरफ से पहल करते हुए वहाँ पर जाके अपनी बात को शेयर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि ये भी एक मानवीयता को लाने के लिए एक उपाय हो सकता है इस रूप में। फिर इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ फिल्म्स, कुछ वीडियोस बनाने का काम जो कहीं जगहों पे हल्के कुछ प्रमाण में शुरू हो चुका है, तो उसको और बढ़ाने का आवश्यकता हमको लगता है। जैसे कि एक परिभाषा संहिता एप्लीकेशन है, जहाँ जहाँ हम शिविर करते हैं तो तुरंत उस चीज़ को एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने देते हैं और फिर उसके आधार पर परिभाषा की सार्थकता हमको दिखाई देती है। और शिक्षा का एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है अगले महीने फरवरी में, जो राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो लोकव्यापीकरण, देखिए हमको लग रहा है कि अवधारणा, समझदारी, इसका लोकव्यापीकरण जो करना है तो ये बहुत दुष्कर काम है, ऐसे हमको लग रहा है। और पिछले जैसे 12 साल में, शुरुआत के 6-8 सालों में ऐसे लगता भी था, पर पिछले 2-3 सालों में मैं बहुत आश्वस्त हुआ हूँ कि हर जगह से बहुत सारा अपना अपना काम करते हुए भी हम लोग एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमारी दी हैं, बहुत अच्छा श्रम किया है, श्रम लगाया है। तो इसके आधार पर अगले 2-4 सालों में बहुत सुंदर और सटीक चित्र हमारे सामने उपलब्ध हो सकता है, इस रूप में तो मैं पूरी रूप से आश्वस्त हूँ। तो और इसमें बहुत अच्छी बात एक आई है कि बहनों की भागीदारी बहुत अच्छे संख्या में बढ़ी है, और ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी आश्वस्ति की बात है। और शिविरों का स्वरूप जो है, तो उसके रूप में वो रूप अधिकाधिक सटीक हो, इसके लिए सभी स्तर से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। और उसमें उसी के माध्यम से लोक शिक्षा, और लोक शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, और उसी के माध्यम से परिवार मूलक ग्राम स्वराज योजना, यह तीनों का एक सुंदर विन्यास हम अगले कुछ सालों में बहुत अच्छे स्वरूप में देख सकते हैं। ऐसा बोलते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। आदरणीय अशोक भैया जी। अभी हमारे सभी साथियों ने अपनी अपनी बात को रखा है ना। एक दूसरे की बात को सुन के आप लोगों के मन में कुछ विचार आए, हमारे पास समय है, कोई जोड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। ठीक, समय आपको चाहिए। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हम लोगों ने एक प्रयास किया है, ये मंच चर्चा का, हम लोग सब अध्ययन में लगे हुए हैं, है ना। और अभी हम भी विद्यार्थी के रूप में ही देखते हैं अपने को, है ना। तो ये बात पूरी आ गई होगी ऐसा तो नहीं, पर हमारे अपने अपने अनुमान हैं, है ना, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसमें हम लोग जब बैठ के चर्चा किए तो हमारे को भी एक दूसरे के विचारों से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला। तो ये एक बहुत उपकार की बात रही कि हमें ये अवसर प्रदान किया। ठीक है ना। मानव परंपरा जो है वो, उसकी पहचान हम लोग दर्शन में ज्ञानावस्था के रूप में करते हैं। ज्ञानावस्था का अर्थ जो मैंने स्वीकारा है वो ये है, जो ज्ञान से व्यवस्थित होता है वह ज्ञानावस्था है ना। तो मानव ज्ञान से व्यवस्थित हो, है ना, ऐसा हमने दर्शन में समझा भी है, पहचाना भी है, उसी प्रयास में भी है। ठीक है। और ज्ञान जो है वो निर्णय पूर्वक होता है। ज्ञान कोई ऐसी घटना घट जाए उसमें हमें ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान के लिए हमारे को निर्णय लेना पड़ता है कि मेरे को ज्ञान संपन्न होना है ना। उसकी इच्छा बनानी पड़ती है, तीव्र इच्छा, उससे कम में होता नहीं, है ना। ऐसा मैं अपने में देखता हूँ
कि मेरी जो गति में बाधा क्या है, तो अपनी ही इच्छा की तीव्रता की कमी दिखती है, और सहायक क्या है, तो इच्छा की तीव्रता ही सहायक। ठीक है, तो विद्यार्थी के साथ भी यही होता होगा। विद्यार्थी की भी इच्छा बनेगी तो करेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो ज्ञान है ये आरोपित विधि से नहीं हो सकता, है ना। मानव परंपरा में अभी जो शिक्षा कार्यक्रम है वो प्रधानतः आरोपित विधि से, इसलिए उसकी जो सफलता दिखती है वो उस क्षेत्र में दिखती है जहां पे आरोपित विधि से कुछ सिखाया जा सकता है, यानी सीखने सिखाने करने कराने वाले क्षेत्र में। तो कलाओं को, प्रशिक्षण को आरोपित विधि से दिया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने काफी मानव परंपरा में प्रगति की है। लेकिन समझदारी वाला जो पक्ष है ना, इसको आरोपित विधि से किया नहीं जा सकता, इसको उपदेश विधि से किया नहीं जा सकता। तो शिक्षा क्रम की जो बात है, बच्चा जब छोटा है अभी, जिसमें ज्ञान के प्रति अभी पूरा उसके अंदर जागृति नहीं हुई है कि मैं ज्ञानावस्था की इकाइयों में समझना चाहता हूँ, अभी ये भी उसके अंदर पहचान नहीं हुई है। उस समय में जो काम होना है वो यही होना है कि उसकी ज्ञान की आवश्यकता बने, उसके अंदर ज्ञान पाने की इच्छा बने। उसके लिए जो उसको बचपन में वातावरण मिलता है, जिसको हम बोल रहे हैं आज्ञा पालन की आयु, है ना, जो व्यवहारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसमें उसके अंदर अभ्यास पूर्वक व्यवस्था में जीने का एक स्वीकृति बनती है। हम लोग जब जुड़े हैं, हम लोग काफी एक आयु में आके जुड़े, हम लोगों ने दर्शन के अंदर सुना कि व्यवस्था में जीने का परिणाम ये होता है। पर हम जब शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत सोचते हैं तो बच्चों को ये वातावरण अगर हम प्रोवाइड करते हैं कि वो व्यवस्था में जिए, तो अभी व्यवस्था को जाने बिना ही उनके अंदर व्यवस्था में जीने का अभ्यास और उसके फल परिणाम का एक अनुमान उनमें आ गया। तो जब व्यवस्था में जीना ही सुख की बात हम बोलते हैं, उसके कुछ उनके पास पहले से रीडिंग्स हैं, इसके आधार पे उनके अंदर उसकी स्वीकृति होना बहुत आसान है। तो पहला जो चरण है शिक्षा का, उसके अंदर व्यवस्था के अंदर जीने के अभ्यास पूर्वक उसकी स्वीकृति होने की बात है ना। ये एक आधार बनता है आगे जाके व्यवस्था को समझने का। आगे जब बच्चा बढ़ता है, उसमें जब तर्क शक्ति विकसित होती है, जिसे हम अनुशासन की आयु कहते हैं, वो पूछना शुरू करता है, प्रश्न पूछना शुरू करता है। तब जैसे श्याम भैया ने बहुत सुंदर तरीके से रखा, उसके अंदर अगर ब्लूप्रिंट आ जाए, यानी उसकी अस्तित्व सहज वास्तविकताओं की सूचना पूरी हो जाए तर्क संगत विधि से, तो उसका तर्क जो होता है वो तृप्त होता है। इससे भी ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा पैदा होती है, इसकी आवश्यकता बनती है। इसके बाद असल में अध्ययन शुरू होता है। ये सब उसकी तैयारी है। ये अध्ययन शुरू होता है जब अपने को अपने अस्तित्व को वो स्वीकारने लगता है, अपने को एक समझदार इकाई के रूप में मानने की जगह आने लगता है। अभी भी हम देखते हैं एक आयु के बाद हर मानव अपने को समझदार मानता ही है, समझ हो या ना हो मानने लगता है। तो उस आयु तक आते आते अगर ये इतनी तैयारी हो जाए, है ना, कि व्यवस्था में जीने के जो बेनिफिट्स हैं उसको हमने पहचान लिया है, हमारे अंदर तर्क विधि से सूचनाएं पूरी हो गई हैं, तो अब वो अपने स्वत्व बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता को पहचान पाएगा। तब उसमें समझने की इच्छा बनेगी। इससे कम में समझने की इच्छा बनती नहीं। तो जो अपना शिक्षा का क्रम है, जिसको हम अगर बोलें तो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल, इसमें अगर इस काम को हम कर पाते हैं, है ना, यानी मे बी 10वीं तक आते आते तक इस काम को कर पाते हैं, तो फिर उसके अंदर ज्ञान की प्यास बनेगी, है ना। इसके अंदर हम सभी की भूमिका है ना, अभिभावक के रूप में। यह अभिभावक विद्यालय का मूल ये है। इसके आगे जो है, जहाँ पे गुरु शिष्य संबंध प्रधान हो जाता है, यहाँ पे प्रामाणिकता के साथ ज्ञान को प्रस्तुत करने की जो बात है, यहाँ पे इसकी भूमिका आती है। अब दो व्यक्ति हैं, है ना, जो एक दोनों ही ज्ञानावस्था के हैं,
एक समझना चाहता है और एक प्रमाण के आधार पे समझाने की योग्यता को रखता है। अब इनके बीच का जो क्रियाकलाप है वो उसके लिए इतना धरातल चाहिए, इससे कम में वो होगा नहीं, इससे कम तैयारी में इस जगह पहुंचेंगे ही नहीं, समझने की आवश्यकता ही नहीं बनेगी, ज्ञान की इच्छा ही नहीं बनेगी, है ना। तो मैं देखता हूं मेरा जो बाबा जी के साथ समय रहा उसमें अधिकतर समय इस धरातल तक पहुंचे ही नहीं थे, इसलिए कोई बात ठीक से हो नहीं पाई। काफी समय इसी में बीत गया कि हम इस जगह पे आ जाएं कि हमारे अंदर कुछ प्रश्न अच्छे से जिज्ञासा पैदा हो जिसको हम पूरी कर पाए, है ना। पर हम लोग तो किसी भी क्रम में जिस संयोग से जुड़े, पर अब जब हम लोग शिक्षा के काम में लग रहे हैं, अगर इसको पहचानते हैं तो इसकी हम तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो शिक्षा से व्यक्ति के अंदर ज्ञान के लिए इच्छा पैदा होना एक बहुत बड़ा कदम है। उसी की पूर्ति के रूप में अवधारणा बनेगी। अवधारणा जो है वो 3 प्रमुख मुद्दों पे है। वो पहला मुद्दा वही है उसमें कि स्वस्वरूप के बारे में एक स्पष्टता चाहिए, है ना। मानव परंपरा में हमेशा से ये प्रश्न रहा है कि मानव क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है ना, जीने का मतलब क्या है। तो स्वयं को लेके कुछ प्रश्न रहे हैं, स्वयं के बारे में स्पष्टता चाहिए, स्वस्वरूप के बारे में। फिर दूसरी स्पष्टता जो चाहिए वो है संसार के स्वरूप के बारे में, संसार क्या है, इसमें मुझे क्या करना है ना। तो ये दूसरा मुद्दा है जिसके उत्तर से अवधारणा बनती है। और तीसरा, मेरे को जीना क्यों है, कैसे जीना है ना, सुखपूर्वक जीना क्या होता है, इसके बारे में स्पष्टता चाहिए। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं अवधारणा के, स्वस्वरूप, संसार का स्वरूप और सुखपूर्वक जीने का स्वरूप, है ना। दर्शन में इन तीनों का उत्तर जो दिया है, स्वस्वरूप की जानकारी हमारे को जीवन ज्ञान के माध्यम से मिलती है ना। संसार के स्वरूप के बारे में सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान के माध्यम से मिलती है। और सुखपूर्वक जीने का जो स्वरूप है वो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में मिलता है ना। तो ये 3 ज्ञान जो हैं यही अवधारणा का स्वरूप है। पर ये ज्ञान कोई सूचना नहीं है। देखिए, सूचना पूरा होना विचार पक्ष में चित्रण पक्ष के साथ जुड़ के हो जाएगा। इसका अवधारणा हुई है, इसका असली प्रमाण तो यही है कि इसमें जीने की निष्ठा। ये जो मेरी सूचना है, इसको निष्कर्ष के रूप में यही जीने योग्य है, ये आना, और फिर इसके लिए जीने के लिए तत्पर हो जाना, यही अवधारणा का लक्षण लगता है। जीने से कम में अवधारणा नहीं, ठीक है। ऐसी अवधारणा और ऐसी जीने की लक्ष्य निष्ठा संकल्प के रूप में जो आती है, इसी के फल परिणाम के रूप में अवधारणा से के पूरा होने के बाद अनुभव की संभावना उजागर होती है। और अनुभव पूर्वक ही फिर अनुभव बोध जब होता है, उसी का नाम धारणा है, जो जीने का आधार बनता है फिर, है ना। तो शिक्षा का जो क्रम है वो अवधारणा तक ले जाने का है, फिर उस विद्यार्थी के अंदर अनुभव से अनुभव बोध होने की प्रक्रिया उसका अपना अधिकार है ना। इसमें शिक्षा का रोल नहीं है। शिक्षा उधर तक ले जाता है जहां से उस अधिकार का वो प्रयोग कर सके, है ना। तो हम लोगों का जो प्रयास है शिक्षा योजना से अवधारणा बन जाए, है ना, वहां तक का है, ठीक है। और इसके लिए बहुत सभी लोगों ने इस बात को रखा कि आचरण प्रमाण ही, वातावरण ही इसके लिए मूल मुद्दा है। तो मोटा मोटा बात हम लोग इसमें इतना ही रखना चाहते थे। हमारे पास समय तो और है, लेकिन उसका सदुपयोग करने का हमारा मैटर वो पूरा हो गया है। इसलिए आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए सबको धन्यवाद, शुक्रिया।